फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आए हैं करने सेकेंड पार्ट आपकी अदालत विद अनुपम खेर। फर्स्ट पार्ट किया है, बड़ा मजेदार था। अब देखते हैं आगे का पार्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है मॉमजिला और ट्विटर है, इन दोनों को भी आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। उनकी डिटेल्स होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। एक बड़ा फेलियर आया जब आप बड़े सक्सेसफुल हो गए, स्टार बन गए, तो एक दिन आपके चेहरे पर पैरालिसिस हो गया। वो बड़ा देखिए, जिंदगी आपको कभी कभी ऐसे मुकाम पे लाती है जहां आपको आपकी ताकत का अंदाजा होना होता है या आपकी कमजोरी का अंदाजा होता है। भगवान हमेशा, मुझे ऐसा लगता है, भगवान या जिसकी भी ताकत को, वो हमेशा आपको कुछ बड़ा देने से पहले एक टेस्ट के थ्रू डालता है। एक दिन मैं अपने दोस्त अनिल कपूर साहब के यहाँ खाना खा रहा था और मैं फिल्में कर चुका था, कम से कम 150 फिल्में कर चुका था, काफी पॉपुलर था और वगैरह वगैरह। तो उनकी वाइफ सुनीता ने कहा कि अनुपम, तुम एक आंख से ब्लिंक नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगा कि मैं थक गया हूंगा, शायद ऐसी बात है। तो नेक्स्ट डे जब मैं ब्रश करने लगा तो पानी अपने आप मेरे मुंह से बाहर टपक रहा था। फिर मुझे, और साबुन भी चला गया आंख में नहाते समय। तो फिर मैं यश चोपड़ा जी के घर गया। मैंने कहा, यश जी, मेरा चेहरा कल रात से कुछ लेफ्ट में ज्यादा ही शिफ्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा मजाक मत कर, डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर सिंगल हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में, न्यूरोसर्जन। और उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर खेर, लीव एवरीथिंग फॉर 2 months एंड स्टार्ट दिस लाइफ सेविंग ड्रग्स, कोर्टिज़ोन वगैरह इस तरह। तो मैंने कहा, क्या हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपको फेशियल पैरालिसिस है और आप 2 महीने तक सब कुछ बंद कर दीजिए। मैं आपको 2 मिनट विदाउट 30 सेकंड के लिए, विदाउट मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, आई वांट टू टेल देम व्हाट एक्चुअली हैपेंड। सो I could not speak more than like this. Oh my God. I was talking like this and I was speaking like this and I was like this. I don't want to make fun of people who have this. But the only way you will understand this is what happened to my face. And I was a very popular actor. एक्टर के फेस पे कोई पिंपल भी निकल आता है तो परेशानी होती है। सो डॉक्टर साहब ने कहा, उस दिन मेरा पहला दिन था हम आपके हैं कौन के उस सेट का, जहां पर वो पिलो पे गेम होती है ना, पिलो बांटते हैं, वो गाना वाना करते हैं, गाना गाने में अंताक्षरी। और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप 2 महीने के लिए कुछ मत करिए, घर चले जाइए और ये दवाइयां खाइए, बड़ा बुरा मामला है। मैं वापस आ रहा था अपने, और मैंने याद है मैंने अपने असिस्टेंट को कहा, जरा पानी दो। सिर्फ मैंने पानी मांगा था और मैंने नोट किया कि उसने पानी के गिलास में स्ट्रॉ डालकर दिया मुझे। ही वॉज सो सेंसिटिव। तो मैंने स्ट्रॉ से पानी पिया और मैं वापस आ रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं आज घर चला गया और मैंने 2 महीने आराम किया तो पूरी जिंदगी में डर कर रहूंगा। पूरी जिंदगी मुझे इस बात का एहसास होगा कि कभी कुछ बीमार हो जाओ तो काम छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं पहुंच गया फिल्मिस्तान स्टूडियो में, जहां हमारा सेट लगा था। तो बहुत देर तक माधुरी दीक्षित और सलमान साहब को लगा कि मैं कोई कॉमेडी कर रहा हूं आके फूस फेस करके। फिर मैंने सबको इकट्ठा किया और मैंने कहा, भाई मेरा ये सिचुएशन है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मगर मैं शूटिंग करने के लिए तैयार हूं। तो अब अगर आप वो आज सीन देखें तो उस फिल्म में, उस सीन में मेरा कोई भी क्लोजअप नहीं है, और वो सीन उन्होंने चेंज करके धर्म जी का वो शोले वाला सीक्वेंस दे दिया जिसमें मैं ड्रंक हूं, मौसी जी। तो अगर आपको अपनी हिम्मत का एहसास करना है तो हर उस टेस्ट से गुजरिए जो आपको थोड़ा डराए। अनुपम जी, ये बड़ी बात है, आपने अपने हर फेलियर से सीखा, और मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं और जो करोड़ों लोग आपके आज इस शो को देख रहे हैं, वो सब लोग बहुत सीखेंगे, अपने फेलियर से सीखेंगे और बहुत बड़े बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये सब बताने के लिए। ये इल्जाम मैं आपसे वापस ले लेता हूँ। नहीं, लेकिन मेरे पास फहरिस्त बहुत लंबी है। आप छोड़ दे थोड़ा है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं फिल्म स्टार अनुपम खेर। आपकी अदालत में अगला है। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अनुपम खेर पर आरोप है कि ये हर किसी से झगड़ते हैं। हमें तो नहीं लगता।
ये सही है कि फिल्मों में आने के लिए भी आपने घर से झगड़ा किया था, पैसे चुराए थे? ये इल्जाम है, आप मेरी तारीफ तो कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, आई थिंक जब आप छोटे शहर में पैदा होते हैं, जब आप गरीब घर में पैदा होते हैं, तो मेरे दादाजी ने बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा कि बेटा, जब आप बहुत गरीब हो तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है, क्योंकि और कोई टेंशन ही नहीं होती है। आपको पता है कि इतना ही पैसा 90 रुपए हैं, इसमें सारा गुजारा करना है। और छोटे शहर में सपने इंसान देख सकता है बहुत। पढ़ाई में तो मैंने बता दिया आपको मेरा क्या हाल था। 38% से आज तक मैंने ज्यादा नंबर नहीं लिए, और पढ़ाई खेलकूद में भी कुछ नहीं था मैं। एक दिन मेरे को देख के, दौड़ता हुआ देख के मेरे पीटी टीचर बोले कि तुम्हारा अकेले दौड़ोगे तब भी सेकंड आओगे। वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आई थिंक मैं फिल्में देखता था। हमारे 4 थिएटर थे शिमला में, शाही, रिट्स, रीगल एंड रिबोली, और स्कूल भी 12 किलोमीटर दूर था। तो मैं और सहगल साहब हम घूमते रहते थे। फिर जब मैंने मैंने बीए पास कर लिया था, तो मेरे पिताजी ने कहा अब क्या करोगे, नौकरी कर लो। तो मैंने कहा मैं नौकरी तो नहीं कर सकता, मुझे तो कुछ और करना है। तो ये मेरे दोस्त वो लेकर आए एक अखबार, उसमें लिखा था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, सेलेक्ट हो जाने पर 200 रुपए का स्टाइपेंड और 1 साल का एक्टिंग का डिप्लोमा मिलने वाला है। मुझे लगा कि अगर मैं पिताजी से पैसा मांगूंगा तो वो कश्मीरी में शुरू हो जाए। सो जाना जरूर था मुझे, और चंडीगढ़ 4 घंटे की दूरी था बस पे। तो मां बेचारी बड़ी मुश्किल से कुछ चेंज पैसे मंदिर में रखती थी। इसको एग्जाम्पल मत बनाना कभी अपनी लाइफ में। तो मेरे मंदिर में, मां के मंदिर में 108 रुपए पड़े थे। मैंने 108 रुपए उठा दिए और फिर बड़ी श्रद्धा के साथ 8 रुपए वापस रख दिए, और 100 रुपए लेकर मैं बस का किराया देकर पहुंच गया शिमला, अपना चंडीगढ़ में ऑडिशन देने। वहां पर उन्होंने, गार्गी साहब हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा कि क्या ऑडिशन करोगे। यू सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक डिफरेंटली ऑल्सो। इफ यू वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम द क्राउड, आपकी जो थिंकिंग है वो क्राउड की थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, वो इंडिविजुअल की थिंकिंग होनी चाहिए, और वो आपको भगवान हर एक को देता है। तो मैंने कहा यार, ये ऑडिशन में जितने भी सब लोग पीस कर रहे हैं, लड़कों का पीस कर रहे हैं, मैं लड़की का पीस पकड़ लेता हूं। तो उसमें कोई लड़की का पीस था, और वो बसंत सेना का पीस था। एक मृच कटिकम करके संस्कृत का नाटक है, मैंने कुछ ऐसी वो लगा लिए, बूंदे जैसे लटका लिए, और मैंने वो पीस किया। मुझे अभी भी याद है, निर्लज मेघ, तू आर्य के घर जाने से पहले मुझे क्यों रोक रहा है, तू भी तो हल्लिया बनकर इंद्र के पास गया था। ऐसा कुछ करके मैं वापस आ गया, और शाम को देखा तो घर में हंगामा मचा हुआ है, पुलिस आई हुई है। क्या हो, रीजन क्या है, मंदिर में से किसी ने 100 रुपए चोरी कर लिया। और मेरी माँ दहाड़े मार मार के रो रही है कि 100 रुपए चोरी। मतलब उस जमाने में 100 रुपए चोरी होना मतलब मेले में कोई बच्चा खो गया है। मेरी माँ ने कहा तूने तो नहीं लिया। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं क्या करूंगा। मेरे पिताजी ने 2 हफ्ते बाद पिताजी कमरे में आए और बोले, तू उस दिन कहाँ गया था जिस दिन तू बोला था पिकनिक पे गया था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कहते तू पहले मेरी बात का जवाब दे। तो मैंने कहा मैंने कहा सच बोल देता हूं। तो मैंने कहा मैं चंडीगढ़ गया था। क्या करने गया था। तो मैंने कहा वो मैं ऑडिशन देने गया था एक्टर बनने का। तो मेरी माँ बोली पैसे कहां से लाया था। तो मैंने कहा मम्मी, मैंने आपके मंदिर से चोरी किए थे। माँ ने एक झापड़ दिया। पिताजी मेरे तरफ बढ़े। मैंने कहा पापा, ये अब मैं कभी एक्टर नहीं बनूंगा, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं एक्टर नहीं, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क बन जाऊंगा। पिताजी बोले चुप कर, खड़ा हो जा, तेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरी माँ बोले मेरा 100 रुपया, तू भी चुप कर, इसको 200 रुपए का स्टाइपेंड मिलने वाला, उसमें 100 रुपया तुमको दे देगा। तो आई थिंक हर इंसान अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए अपना अपना तरीका ढूंढता है। देखिए, बहुत आसान है मुश्किलों से परास्त हो जाना, सबसे आसान काम होता है। लेकिन आपका जो सबसे बड़ा रोल हाँ। महेश भट्ट की फिल्म में मिला, वो भी आपने लड़ झगड़ के लिया था, महेश भट्ट को गालियां दे के लिया था। तो लिया था। जब मुझे फाइनली सारांश का रोल मिल गया, बड़ी मेहनत के बाद, मैं 3 जून 1981 को 37 रुपए लेकर बॉम्बे पहुंचा था। 37 रुपए लेकर, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि तेरे को नौकरी दे देंगे वहां पर। तो वो नौकरी वाला वहां मिला ही नहीं, वही चला ही गया था। उससे पहले बोलना चाहूंगा कि जब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि 10 दिन तो मैं तेरे को अपने पास रख लेता हूं, मगर उसके बाद तू अपना घर ढूंढ ले।
तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा कमरा ढूंढा था जिसमें 4 लोग ऑलरेडी रहते थे, मैं 5वां लड़का था। हमारी मकान मालकिन जो थी वो धोबन थी, और वो धोबन ऐसा कपड़ा पर्दा लगाकर किचन में सोती थी अपने 3 बच्चों के साथ। हम 5 लोग इतने से छोटे से कमरे में सोते थे, इतने बड़े, पंखा भी नहीं था। पर मैंने जब अपनी मकान मालकिन से एड्रेस मांगा और उसने मुझे एक पर्ची पे लिख के दिया, मैं एड्रेस देख के मुस्कुराया। मेरा एड्रेस था अनुपम खेर 2/15 खेरवाड़ी खेर नगर खेर रोड बैंड्रा ईस्ट। अरे वाह! इस सब के बाद महेश भट्ट साहब की फिल्म में मुझे रोल मिला सारांश का, और 10 दिन पहले मुझे पता लग गया कि भट्ट साहब जो हैं मेरे को लेके नहीं फिल्म बना रहे, संजीव कुमार साहब को लेके फिल्म बना रहे हैं। 10 दिन पहले 20 दिसंबर 1983 और 1 जनवरी 1984 को हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। तो मैंने भट्ट साहब को फोन किया और भट्ट साहब ने बड़ी आसानी से बोल दिया। मैं 6 महीने से रिहर्सल कर रहा था फिल्म की, 6 महीने से रोल की तैयारी कर रहा था, सब कुछ कर लिया था। मैंने धोती पहननी है, ये करना है, वो करना है। मैं सिर्फ 28 साल का था मैं तब। और भट्ट साहब ने फोन पे कहा, हाँ यार वो राजश्री वाले बोल रहे हैं कि वो हमको वो रोल किसी सीनियर और स्टैब्लिश एक्टर से देना चाहिए, वो नए न्यू कमर को नहीं ले रहे, तो उन्होंने संजीव कुमार को ले लिया। तू फिक्र मत कर, दूसरे बूढ़े का रोल कर ले। और फोन रख दिया। मैं दंग रह गया। मैंने कहा यार बड़े अजीब आदमी है, ये शहर में कोई वादा निभाता ही नहीं है। मैं 6 महीने से रिहर्सल कर रहा हूं, कितनी आसानी से इन्होंने बोल दिया कि तू वो रोल नहीं कर रहा। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैंने कहा मैं शहर में ही रहना ही वाला नहीं, बॉम्बे में। पर जब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था अपना सामान लेकर, और शिमला जा रहा था, दिल्ली जा रहा था, कहां जा रहा था ये सोचा ही नहीं था। तो मैंने कहा मैं एक बार जाके भट्ट साहब को बोलता जरूर हूं कि मैं आप उनके बारे में क्या सोचता हूं। मेरे दादाजी कहा करते थे, इफ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबडी, अगर आप किसी के साथ भी बराबर के होने चाहते हो तो उनसे कोई अपेक्षा मत करो। भाई मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो हम बराबर के हो गए ना, अभी तो आप मालिक हैं। तो भट्ट साहब, मैंने टैक्सी खड़ी की नीचे, और उनका वो 6ठे फ्लोर पे रहते थे, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। मगर जब आदमी को गुस्सा आता है तो एक एनर्जी मिलती है। तो मैं 6 फ्लोर चढ़ के पहुंचा और भट्ट साहब बोले, अरे फैंटास्टिक यार, दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तुम जो है दूसरे बूढ़े का रोल कर लो। अब ये उतना बड़ा रोल नहीं है मगर हम काम करेंगे और संजीव कुमार के हाथ तुमको काम मिलेगा। मैंने, भट्ट साहब 1 मिनट, मैं उनको उनके घर की खिड़की के पास ले गया और मुझे याद है मैंने उनसे कहा था कि भट्ट साहब वो टैक्सी देख रहे हो, उसमें मेरा सामान है और मैं जा रहा हूं। बोले कहां जा रहे हो? मैंने कहा आपको क्या लेना देना, शिमला, लखनऊ, जहन्नुम, मैं जा रहा हूं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 1 नंबर के फ्रॉड हैं, आप 1 नंबर के झूठे हैं, आप 1 नंबर के चीट है। आप पिछले 6 महीने से मुझे बोल रहे हैं कि मैं मेन रोल कर रहा हूं, और आप फिल्म जो है सारांश सत्य पे है, सारांश का जो थीम है वो ट्रूथ है। मैंने कहा आपके अंदर ही ट्रूथ नहीं है तो आप क्या ये फिल्म ट्रूथ पे बनाएंगे? संजीव कुमार बहुत अच्छे एक्टर है मगर ये रोल मुझसे बेटर नहीं कर सकते हैं, और मैं ब्राह्मण हूं। मैं जाने से पहले आपको श्राप देता हूं। आज तो मैं बहुत हंसते हुए बोल रहा हूं ये, मगर उस समय मैं बहुत रो रहा था, बिलख रहा था, गुस्से में था, हताश था, परेशान था, सोच रहा था कि अभी खत्म होगी लाइफ। पर भट्ट साहब का भाई कमाल देखिए कि जब मैं टैक्सी में बैठने लगा तो उन्होंने राजश्री, मुझे बोला ऊपर आ जाओ, राजश्री वालों को फोन किया कि जो मैंने सीन अभी देखा है, इस सीन को देखने के बाद तो मैं ये फिल्म अनुपम खेर के साथ ही बनाऊंगा। उस दिन टैक्सी का भाड़ा जो है वो भट्ट साहब ने दिया था। तो मेरा यकीन है कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है और मिलनी भी नहीं चाहिए। उसको, आपको उसका एहसास नहीं होता, उसकी खासियत का एहसास नहीं होता, ये मुझे ऐसा लगता है। देखिए, भट्ट साहब की बात थी, पहली फिल्म थी, तब तक बात ठीक थी, अब तो बड़े एक्टर बन गए, हॉलीवुड पहुंचे, मुझे पता चला कि रॉबर्ट डे नीरो जैसे बड़े एक्टर के साथ टकरा गए आप। उनसे भी झगड़ा किया था। ओह माय गॉड, क्यों भाई? मेरे हिसाब से रॉबर्ट डे नीरो एक्टिंग के भगवान है। मतलब हमने ड्रामा स्कूल में उनकी फिल्मों को, गॉडफादर, रेजिंग बुल, फॉलिंग इन लव, कितनी भी फिल्में देख लीजिए उनकी, वो एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। जैसे यहां पर मैं सोचता हूं दिलीप साहब हैं, वैसे वहां पर रॉबर्ट डे नीरो दुनिया के महान कलाकारों में से एक है। और मुझे एक फिल्म उनके साथ मिली, सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक। पहले तो वो मिली कैसे, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। आप सुनना चाहेंगे? जरूर। मैं उससे पहले बेंडिट लाइक बैकम कर चुका था और मेरे को एक एजेंट मिल गया था लंदन में, हमारी एजेंट थी रूथ। उसने मुझे, मैं
राजस्थान के एक छोटे से गांव में शूटिंग कर रहा था एक फिल्म की। तो मुझे एक फोन आया कि डेविड और रसल, रॉबर्ट डी नीरो, ब्रैडली कूपर, जेनिफर लॉरेंस, क्रिस टक्कर के साथ पिक्चर बना रहे हैं, उसमें एक हिंदुस्तानी का रोल है और आपको ऑडिशन करना चाहते हैं स्काइप पर। तो मैंने कभी स्काइप किया ही नहीं था उससे पहले। तो मैंने गांव में पूछा, जिस छोटे से होटल में हम रहे थे, स्काइप है? उनका स्काइप क्या होता है? तो 1 घंटे के अंदर पूरे गांव में शोर मच गया, स्काइप आ रहा है, स्काइप आ रहा है, स्काइप है, स्काइप क्या होता है, स्काइप क्या होता है? क्योंकि मैंने अपने मैनेजर को कहा कि स्काइप लेकर आओ कल जैसे तैसे, क्योंकि मुझे ऑडिशन करना है। और जब स्काइप आ गया, मतलब वो जो कंप्यूटर आ गया, तो मैं इस तरफ बैठा था अपने डायलॉग बोलने के लिए और उस तरफ पूरा गांव बैठा था कि कुछ हमारे हिंदुस्तान में बहुत मासूमियत है, बहुत कमाल की मासूमियत है। इसे जाहिलपना या अनपढ़पना नहीं कहते, इट्स कॉल्ड इनोसेंस। तो वो ऐसे देख रहे थे कि अभी स्काइप आएगा, स्काइप हो रहा है कुछ। तो स्काइप पे डेविड और रसल आए और उन्होंने मुझसे कहा कि डू द सीन। तो पता लगा कि साउंड काम नहीं कर रहा है। तो बड़े गुस्से हुए कि उनको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, मेरे को उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। और उन्होंने एक चिट्ठी पे लिखा ऐसे और ऐसे दिखाया मुझे वो पेपर, नेक्स्ट टाइम बी मोर प्रोफेशनल। बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा एक मिनट, गूगल सर्च मी। तो वो मुस्कुराए। अपने बलबूते पर कुछ बनने में एक अहंकार होता है, मतलब अपने बलबूते पर आप कुछ बनते हैं उसका एक एरोगेंस होता है, जो जरूरी नहीं है कि बुरा होता है, वो बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा वी विल कैंसिल दिस, नाउ लेट्स डू दिस ऑडिशन इन टोरंटो, बिकॉज मैं टोरंटो जा रहा था। और टोरंटो में मैं अपने होटल में स्वीट में बैठा था और पूरा फिर वो लगा दिया था। और एक बांग्लादेश के अब्दुल साहब जो थे, रूम सर्विस के जो वेटर थे, वो मेरी चाय बना रहे थे सिटिंग रूम में। ये बहुत कमाल का किस्सा है। वो चाय बना रहे थे और मैं बेडरूम में बिल्कुल कंप्यूटर लगा के तैयार था कि अब मेरा ऑडिशन होने वाला है और मैं तैयार हूं और बड़ा एक्साइटेड था कि रॉबर्ट डी नीरो के साथ काम करने को मिल रहा है। किस्मत खराब, फिर कुछ साउंड गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पर फोन किया कि अगर कल सुबह तक मुझे ये लिंक नहीं मिला तो आप अपने आप को समझिए फिल्म में पास नहीं, आप बाहर हैं। मैं बाहर बैठा ऐसे, तो अब्दुल साहब ने मुझसे पूछा, जो बांग्लादेश के वेटर थे, दादा की बोलो। तो हमारे हिंदुस्तानियों में एक बहुत खासियत है कि हम अपनी तकलीफ, अपने दुख सबको बोल देते हैं। पान वाले को बोल देते हैं, ऑटो रिक्शा वाले को बोल देते हैं, क्या यार ऐसे बीवी से झगड़ा हो गया, बेटा झगड़ा करके निकल गया। हम अपने छुपाते नहीं अपने परेशानियां। तो मैंने उसको सारी कहानी बता दी। उसको नहीं पता डेविड और रसल कौन है, उसको नहीं पता रॉबर्ट डी नीरो कौन है। तो कहते दादा करना क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं यार, ये अभी मेरा इतना बड़ा रोल निकल गया मेरे हाथ से। तो उसने कहा क्यों? मेरे पास आईफोन 3 है, मैं शूट कर लेता हूं आपका ऑडिशन और मैं लिंक भेज दूंगा। मैंने कहा ये क्या करेगा? तो वो लेके आया। अब मैं हिंदुस्तान का चमकता सितारा, 450 के करीब फिल्में करने वाला, मेरा डायरेक्टर कौन है? रूम सर्विस का। और उसको भी लगा कि अनुपम खेर की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन रहा है वो। तो उसने कहा करना क्या है? मैंने कहा शूट करना, जब मैं ऐसे करूं तो एक्शन बोल देना और जब मैं ऐसे करूं तो कट कर देना। मैं तैयार हूं। तो मैंने ऐसे कहता है एक्शन दादा। तो मैंने पूरी एक्टिंग की और वो पूरा ऐसे घुमा के एक्टिंग कर रहा है। फिर मैंने ऐसे कहता कट दादा, और उसने मुझे लिंक भेज दिया। और वो लिंक मैंने नेक्स्ट डे डेविड और रसल साहब को भेज दिया। मगर उनका मुझे फोन आया तो उन्होंने अपने एक अंग्रेजी के खास अंदाज में पूछा, वो तो मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस दादा? ये अब्दुल साहब ने अपना लिंक भी उसमें डाल दिया था, एक्शन दादा, कट दादा, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दैट रोल। तो ये भी देखिए कुछ भी हो सकता है कि इतना बड़ा नमूना है। तो जब मैं रॉबर्ट डी नीरो साहब को मिला तो मैंने असिस्टेंट को कहा था कि यार मैं सेट पे नहीं मिलना चाहूंगा, मैं उनका भक्त हूं। उनका भी भक्त हूं मैं वैसे, है? तो मैंने कहा मैं उनका भक्त हूं, मुझे उनको किसी तरह से उनकी वैन में मिला देना। तो उनको बोला होगा असिस्टेंट ने कि इंडिया से कोई एक्टर आए हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए गणेश की एक बहुत खूबसूरत मूर्ति ले गया था। तो मैं मूर्ति उनको दी, उनका यहां से लेकर यहां तक उनकी वैन थी।
और रॉबर्ट डिनिरो मैं देख रहा हूँ, मैं कहा रॉबर्ट डिनिरो मेरे सामने, मतलब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है यार। तो मैंने उनको दिया तो मेरी आंख में आंसू थे, मतलब श्रद्धा के। तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल, उन्होंने कहा व्हाट हैपेंड, उसने कहा नहीं। मैंने कहा जी मैं अपनी जर्नी से प्रभावित हो गया कि शिमला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का लड़का अपनी मेहनत से इतना कुछ करके आज रॉबर्ट डिनिरो के सामने खड़ा है, तो उससे मेरी आंख में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है रख लो, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू एक्सेट्रा। मैंने फोटो खिंचाई। मगर जब हम सेट पे पहुंचे तो वो रॉबर्ट डिनिरो नहीं थे जो मुझे वैन में मिले थे, वो कैरेक्टर में थे। सीन कुछ ऐसा था कि वो सारे लोग थे और सीन में मैं और ब्रैडली कूपर अंदर आते हैं और वो गुस्सा होते हैं मुझ पर और अपने बेटे पर भी। तो वहां पर वो बिल्कुल कैरेक्टर में थे और घुसे हुए थे और सडनली आके बोलते हैं मेरे को मतलब डायरेक्टर को बोलते हैं, डेविड आई डोंट थिंक आई विल हैव दिस कैरेक्टर इन दिस सीन, आई विल थ्रो हिम आउट ऑफ द फिल्म, थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस। क्या बोल रहा है यार ये, तो मुझे फिल्म से निकालने, मतलब सीन से निकालने। और 11 पेज का सीन था, उसमें मेरे सिर्फ 3 डायलॉग थे, एक पहले पेज पर, एक 8वें पेज पर, एक 10वें पेज पर मैं खुश था कि इतने महान कलाकारों के बीच में मैं हिंदुस्तान का एक एक्टर हूं। मुझे ऐसा भी लगता है कि जब मैं बाहर की फिल्मों में काम करता हूं, मैं समवेयर इन माई माइंड आई एम थिंकिंग आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। सबसे बड़ी बात यह है। तो डेविड साहब ने उनसे पूछा कि तो आप क्या कहना चाहते हैं। कहता नहीं, मेरे बेटे की लाइफ इसने खराब कर दी है, ये उसका डॉक्टर था, उसका थेरेपिस्ट था, आज उसको उसने शराब पिला दी, ड्रग्स दिलवा दी, आई विल थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस। तो उन्होंने कहा रिहर्सल करो। तो हम जैसे अंदर घुसे दरवाजे में, इससे पहले कि मैं अपनी पहली लाइन बोलता, और ठंड थी अक्टूबर में फिलाडेल्फिया में, और मैंने सिर्फ यहां पर रेड कलर का फैन की तरह एस लगाया हुआ था, वो इंसिग्निया, शर्ट नहीं पहनी थी, ट्राउजर थी। इससे पहले कि मैं डायलॉग बोलता, उसने कहा यू गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस एंड हट आउट, और मुझे सीन से बाहर फेंक दिया, अंदर ताला लगा दिया। अब मैं ठंड में खड़ा हूं और अंदर सीन चल रहा है और कोई मेरे पास आ भी नहीं रहा, क्योंकि रॉबर्ट डिनिरो धक्का देके निकाला है। जब 40 मिनट तक अंदर रिहर्सल हुई और अंदर उन्होंने कहा कि आई थिंक इट्स वर्किंग, लेट्स डू इट वंस अगेन सो दैट आई एम श्योर, डेविड ने बोला। फिर इससे पहले कि मैं लाइन बोलता, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजा लग गया, मैं बाहर बैठा और मैं सोच रहा हूं सारांश, डैडी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, मेरा टीचर, मैं टीचर, वो टीचर, घर वाले, पिताजी, ये सब, और मैं बाहर धक्के खा रहा हूं ऐसे, ये क्या हो गया। तो जब मैं अंदर आया तो सबने डिसाइड कर लिया कि ऐसे होना सीन, डॉक्टर को रॉबर्ट डिनिरो कैरेक्टर बाहर निकाल देंगे। अपने हिसाब से वो सही थे, जो उनकी थिंकिंग थी, ही वॉज राइट, बिकॉज उनको लगता था कि मैं। तो जब तैयारी, मैंने कहा एक मिनट मिस्टर डायरेक्टर, 8 लोग हैं इस सीन में, आपने सिर्फ एक ही आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू सुना है, बाकी 7 का क्या हुआ। तो उधर पूरा सन्नाटा छा गया कि ये क्या बोल रहा है, रॉबर्ट डिनिरो के बारे में बोल रहा है, एक ही आदमी है तो यही तो आदमी है। तो डायरेक्टर ने पूछा व्हाट डू यू मीन। मैंने कहा माई कैरेक्टर ऑल्सो हैज ए पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे देखा, मैं दूर जो प्रोडक्शन वाला था वो टिकट कटा रहा था मेरी वापस बॉम्बे, कि इसको तो निकल भेजना पड़ेगा। ब्रैडली कूपर कुछ ऐसे मैगजीन पढ़ने लग गया, एक आदमी कोका कोला पीने लग गया और टेंशन हो गई पूरे उसमें। तो उसने कहा व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा कैरेक्टर रॉबर्ट डिनिरो साहब के कैरेक्टर को कहेगा कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है, ना तू इसके जैसा बाप होता तो ना तेरा बेटा ऐसा होता, ये तो तेरी खुशकिस्मत है तू कि तेरा बेटे का डॉक्टर मैं हूं, इसलिए ठीक हो गया है। दूसरी बात, मिस्टर डायरेक्टर, आपने इस कैरेक्टर को 2 साल पहले लिखा था, आपने 1 घंटे के अंदर इसको बाहर निकाल दिया। तीसरी बात, मैंने ये फिल्म सिर्फ इसी सीन के लिए कि मैं नहीं निकल रहा इस सीन से, मैं नहीं निकलता। तो बस सब मैडनेस, सब लोग। तो फिर रॉबर्ट डिनिरो साहब ने कहा कि ओके लेट्स डू वन मोर रिहर्सल। तो इस बार उन्होंने मुझे धक्के नहीं दिए और बिठा दिया, उस सीन खत्म हो गया। लेकिन रात को, ये महान कलाकार की एक निशानी है, रात को 2-2:30 बजे उन्होंने मुझे अपनी वैन में बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा आई एम सॉरी आई वाज सेल्फिश। ये महानता की सबसे बड़ी निशानी है। हम ना, मुझे लगता है रजत जी, हम अपना हक मांगने के लिए या हम अपनी सच्चाई की बात, मुझे तो घर वालों ने, मेरे दादाजी ने सिखाया कि सच बोलोगे तो जीत होगी। तो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट भी बहुत ही अमेजिंग है। इतना कुछ सुनने को मिल रहा है जो पता भी नहीं था, कहीं सुना नहीं था। तो काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा है और ये पता चल रहा है कि लाइफ में कितनी स्ट्रगल्स करके अचीवमेंट मिलती है। कोई आसान नहीं, हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है यार इनको बड़ी मिल गई है, किस्मत वाले हैं, पर एक्चुअली में कईयों की लाइफ में स्ट्रगल्स भी बहुत होती है जो नॉर्मल फैमिली से आए हैं।
वो अलग बात है जिनके पेरेंट्स ही बॉलीवुड में है और वो बन गए, पर जो नॉर्मल फैमिली से कॉमन पर्सन आता है उसकी देखो कितनी हार्डशिप होती है जब उससे पहले कि सक्सेस मिले, तो ये हार्डशिप्स को सब फेस करना पड़ता है। और जो उन्होंने बताया कि हम आपके हैं कौन में, जैसे मैं मुंह पे जो था पैरालिसिस हो गया था और ये सब हुआ था, हमें पता ही नहीं था। हम लोग वो जो उन्होंने की थी एक्टिंग, वो खड़े होके और पिए हुए दारू की यूं करके हमें लग रहा था एक्टिंग किया, पर उस टाइम उनको वाकई प्रॉब्लम थी। तो कमाल की बात है कि उस प्रॉब्लम में भी इन्होंने एक्ट किया। और देखो कि यश चोपड़ा जी का कमाल कि उन्होंने कैसे चालाकी से इस सिचुएशन में ऐसे उन्होंने किया कि वो एक्टिंग भी कर सके और पब्लिक को पता भी नहीं चला। और जिस तरह से और बाकी बातें बता रहे हैं, अमेजिंग था, बहुत ही मजा आ रहा है। राइट, सो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इसमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ तक वो पहुँचे हैं। इट्स वेरी गुड कि देखिए वहाँ पे उनकी जब स्काइप रुक गया था तो कैसे एक उनके जो उनके रूम सर्विस वाले थे उन्होंने उनकी पूरी वीडियो बनाई। मतलब कहीं ना कहीं जो है नेचर ने उनकी हेल्प की है, वो आगे बढ़ते चले गए। कैसे रॉबर्ट डी नीरो के पास गए और उन्हें ये सब कहा तो उसको बुरा लगा कि वाकई मैं गलत काम कर रहा था। तो और जैसे इन्होंने वैसे ही कहा जैसे इनका रोल ले लिया था, तो फिर उन्होंने बोला, तो उन्होंने अच्छा बताया कि ये पॉइंट कि आप जो भी है लड़िए और अपनी पूरी कोशिश करिए। और स्पेशली जब आपका ज़्यादा पैसा नहीं होता तो आपको लगता है कि जैसे कह रहे थे कि 6 महीने मैंने प्रैक्टिस की, अब लास्ट में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि हक के लिए लड़िए जितना लड़ सकते हैं। मगर इसमें खुशी की बात यह कि सब कुछ ठीक रहा। मतलब लाइफ इतनी आसान नहीं होती, कई बार हम लड़ते हैं तो अगला बंदा निकाल देता है, लड़ना लड़ लो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मतलब लाइफ में किसी डायरेक्शन से भी जा सकती है, इतना कट थ्रोट नहीं है कि अब हर एक से लड़के कुछ अचीव नहीं कर सकते। जो हायर पावर में है वो आपको यूं ही फेंक देंगे अगर आप लड़ने लड़िए। तो काफ़ी अच्छा है कि इनका सब अच्छा गुजरा और अच्छी तरीके से इन्होंने किया। और ये भी अच्छे तरीके से कि अगर आपको किसी इंसान से कुछ नहीं चाहिए तो आप उसके बराबर हैं, चाहे कोई भी करोड़पति हो, बट अगर आपको एक पैसा नहीं चाहिए उस करोड़पति तो आप उसके बराबर हो। तो वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड टू सी। यस फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।